आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ड्रामों में किरदारों में अनगिनत ड्रामों के किरदार जो ड्रामा ख़त्म हो जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। किरदार ही एक ऐसा जुज़ है जो किसी भी बासलाहियत अदाकार को शायकीन के दिलों में ज़िंदा रखते हैं। ठहर तो, अरे ये तो जींस पैंट है। और ख़ासकर हम स्टेज प्रोग्रामों में ड्रामों के हवाले से बात करें तो हमारे शहर हैदराबाद की वो मशहूर खातून अदाकारा जिसे हम आयशा जलील के नाम से जानते हैं। मज़ाहिया और दक्कनी लबो लहजे में अपने मुनफरिद जुमलों मुकालिमों से आज भी उन्हें याद किया जाता है। अजी मैं क्यों आहिस्ता बोलूं, मेरा घर है ये, सुन ले तो सुन ले। हाँ, जब से यहाँ आया है हमारे घर का राशन पानी सारा 10 दिन में खत्म हो जाता है। चूंकि इन्होंने अपने वक्त के हर बड़े और मशहूर ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाकर शायकीन को दमबखूद किया है, आज वक्त और हालात के हाथों अपनी चमक दमक खोकर अपनी निजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई हैं। 4 दहों तक अपनी अदाकारी के नक़ूश छोड़ने वाली इस मारूफ अदाकारा मोहतरमा आयशा जलील का हम इस्तकबाल करेंगे, जो आज हैदराबादी सितारे की ख़ास मेहमान बनी हुई हैं। ना घाट का रहेगा, समझा तू? अच्छा याद दिलाए, लाला को फोन करना है। क्या लाला को? तेरी तो तेरा लाला को अद्दो। तो आइए मुलाकात करते हैं हैदराबाद की लेजेंड अदाकारा आयशा जलील से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी की बातें खुद उनकी ज़ुबानी। जब बात निकली तो हर फसाने की याद आए, जब बात निकले तो हर फसाने की याद आए, वो मिले कुछ इस तरह के गुजरे ज़माने की याद आए। क्या कहा? पीठ का रंग छुड़ा दूं? फुर्सत नहीं मेरे पास बेकार कामों के लिए। उसके लिए मंगलू को ही लेके आया करो या जाकर रगड़ लो पीठ दीवार से अपनी। हाँ, पीठ का रंग छुड़ा दे, बहुत कमा के लाते हो ना। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। आयशा जलील जी, आप आई, बड़ी खुशी हो रही है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने याद रखा और मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मैं सबसे पहले अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, और मेरा बहुत बहुत सलाम आप सबको। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सियासत टीवी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम हम आर्टिस्टों के लिए मुनक़्क़द किया है कि जहाँ पे हम भूले भटके कह लीजिए, क्योंकि हम तो अब पुराने हो गए हैं, वो लोग भी आके अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं, अपनी आपबीती बता सकते हैं। एक तरह से समझिए कि ये सुनहरी यादें हैं हमारे लिए, जो कि हम यहाँ फिर से याद करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि जो हमारे बारे में आप लोग बहुत सी बातें नहीं जानते थे, वो सब भी आप जान जाएंगे। मैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब का, आमिर अली ख़ान साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना सुनहरा मौका और ये खूबसूरत स्टेज हम लोगों को दिया कि हम अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत बहुत तरक्की करे और मेरे जैसे और आर्टिस्ट यहाँ पर आएँ और आप लोगों के साथ अपनी आप बीती और अपनी यादें शेयर करें। और साथ में साथ ये मैं कैसे भूलूंगी कि केबी जानी का मैं शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर इतना अच्छा हम लोगों के लिए आप लोगों ने ये सब मुनक़्क़द किया है। मैं आई मीन टू से कि मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास में। चलिए, बहुत तो खुशी है, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा अफसोस ये है कि आपको काफ़ी देर बाद हमने याद किया, लेकिन याद तो किया है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, ये तो गनीमत है कि भाई भूले नहीं,
कम से कम याद तो किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं तकरीबन 4-5 साल के बाद में आज कैमरा फेस करूँगी और ये बातचीत आपसे मैं करूँगी यहाँ पे। बिल्कुल जी। चलिए शुरुआत हम आपके बचपन से करना चाहूँगा जी। कि कैसा रहा आपका बचपन, कोई वाक़यात जो आपको याद आते हैं उस ज़माने को, यानी कल के हैदराबाद को और आज के हैदराबाद को आप जब देखते हैं जी, जी, तो जी। आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? बचपन का तो ऐसा है जानी साहब कि मेरे वालिदैन वो आर्मी में थे, फिर पुलिस में थे, तो हम लोग एक जगह मतलब टिक के नहीं रहते थे। डिप्यूटेशन पे कहीं अम्बाला चले गए, कभी कानपुर चले गए, और कश्मीर में 3 साल हम थे, हीरानगर जो बिल्कुल बॉर्डर के पास में है वहाँ पे थे, और तीसरी जमात तक मेरी पढ़ाई भी वहीं पे हुई है। तो बचपन तो ऐसे ही हंसते खेलते कब कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। और हैदराबाद का ये जो है आज के हैदराबाद में और उस दौर के हैदराबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हमारा हैदराबाद इंडिया के नक्शे पे एक चमकता हुआ सितारा जैसे है। अब ये बहुत ही बड़ा ही एक मतलब आईटी हब बन गया है, और ये हैपनिंग प्लेस हो गई है। देखिए अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई है, और रामोजी फिल्म सिटी है, और हमारा सियासत का ये जो हमारा स्टूडियो है जहाँ से हम अपने सुनने वालों तक, देखने वालों तक पहुँच सकते हैं, ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये डेवलपमेंट है जो हमारे ज़माने में नहीं था। हम तो मतलब तरस जाते थे हमारी फ़ोटो कब सियासत में आई, और हम वो दूसरे दिन का पेपर मतलब 4 बजे रात से इंतज़ार शुरू हो जाता था कि भाई हमारा आर्टिकल आएगा और हमारा। लेकिन आजकल ये नहीं है। आप तो जाके एक बार छींक भी मारो तो वो यूट्यूब पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भाई के जानी साहब ने छींक मारी है। हमारा वैसा नहीं था। सही है। जी, तो बहुत फ़र्क है, और ये डेवलपमेंट अच्छा भी है लोगों के लिए भी, और आजकल के आर्टिस्ट के लिए भी, और मतलब हर काम करने वालों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं वो बच्चों के लिए मतलब बड़ी मतलब उनके लिए जॉब मतलब खुल गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। तो ये बदलाव बहुत अच्छा है मेरे लिहाज से, और हैदराबाद इसमें बहुत आगे है, और सबसे आगे है। बिल्कुल। मेरा हैदराबाद सबसे खूबसूरत हैदराबाद, और यहाँ पे हम औरतें और लड़कियाँ जितनी हमारे हैदराबाद में सेफ़ है, मैं नहीं समझती कि और किसी जगह पर वो इतनी सेफ़ है। और रात में किसी भी पहर निकल के वो कहीं जा सकती हैं या काम कर सकती हैं, और खाना पीना, रहना और कपड़े, हर चीज़ में जो हमारे पास जितना सस्ता है लिविंग, ये थिंग्स जितने सस्ते हैं वो किसी दूसरे शहर में नहीं है। इसलिए भी मेरा हैदराबाद सुनहरा हैदराबाद है, सबसे अच्छा हैदराबाद है। आपने बातचीत के दौरान ये बताया कि भाई आपकी जो परवरिश हुई जी, वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आती है। जी, जी। तो आपके जहन में वो क्या चीज़ थी कि भाई मैं एक्टिंग लाइन से जुड़ूंगी या मैं एक एक्टर के तौर पर आऊंगी? आपके जहन में कब ख्याल आया? ये ख्याल मेरे जहन में शायद कभी था भी नहीं। अच्छा। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी हमारा इस फील्ड में नहीं है, और ना आगे है, ना मेरे बच्चे खुद कोई भी इस फील्ड में नहीं है। अलबत्ता स्कूल में जो वो एनुअल फंक्शन में हैया रे हैया जो करते थे बच्चे, जो आके बाबू राव साहब आके मेकअप कर देते थे और हम करते थे, बस उतना ही मेरा ताल्लुक स्टेज से था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरे 3 बच्चे हैं, उनके बाद में जब वो स्कूल जाना शुरू किया उन लोगों ने, तो मुझे एक छोटे से स्कूल में एक नर्सरी की मैं टीचर बन गई। तो इत्तेफाक ये हुआ कि उस स्कूल को ऑफ़र आया कि होली का मौसम था, तो कोई अपना प्रोग्राम बच्चों को युवावनी में पेश करना था। तो इत्तेफाक से हम चले गए कि भाई अनाउंसमेंट मैं करूंगी, और वो छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं ऑल इंडिया रेडियो पहुंची। वहाँ पे जब ये मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी तो शुक्र अल्लाह की कि उनको मेरी आवाज़ पसंद आई, ये शुक्रगुजार हूँ मैं। पसंद आई तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं युवाणी के प्रोग्राम्स में आप क्यों नहीं हिस्सा लेती हैं। तो फिर मैंने ऐसे करके वो युवाणी के प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए।
युवानी का प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद में फिर नए रंग के प्रोग्राम्स हुए। फिर उसमें जैसे अज़हर अफसर साहब थे, मोहन सिन्हा साहब थे और वसीम अख्तर साहब, तो उनकी तो बात ही क्या थी। ये सब इन लोगों के साथ में मैंने ड्रामे करने शुरू किए। फिर ये जो ड्रामे थे, एक बार कंपटीशन हुआ कि भाई ये जो ड्रामा आपका इसमें नए रंग में था, वो ड्रामा आपको स्टेज करना है। तो फिर हम लोगों ने वो स्टेज किया। तो ऐसे करके मैं स्टेज में आ गई, रेडियो से स्टेज में आ गई। फिर यहाँ पे टीवी स्टेशन खुला, छोटा सा एक कमरे में टीवी स्टेशन था हैदराबाद में। तो फिर जो स्टेज करते थे वही लोग टीवी पे भी मतलब इनवाइट किया उन लोगों ने कि भाई आप यही अपने चीज़ें टीवी पे करिए। फिर हम टीवी पे आए। फिर ये इंडस्ट्री हमारी तेलुगु की जो मद्रास में थी, चेन्नई से वो यहाँ शिफ्ट हुई। तो भाई जो टीवी करते थे उनको बुलाते थे छोटे छोटे रोल्स करने के लिए, माँ है, भाभी है, बहन है। तो ऐसे करके मैं फिर फिल्मों में आ गई। तो ये मेरा सफ़र रहा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी और अल्लाह ताला और मेरे नाजरीन सामीन जो है मुझे इतनी इज्जत देंगे। यानी यूं कहिए कि हादसाती तौर पर आप आर्टिस्ट बन हाँ, एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली बोल लीजिए आप, ऐसे में आ गई। लेकिन मैं मतलब खुश हूँ कि मैं आई। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपके जहन के किसी गोशे में नहीं। आप आर्टिस्ट बनोगी या फिर मैं ऐसा करूंगी, कुछ नहीं था। और कभी मतलब ये जो है सियासत के ये जो हैदराबादी सितारे हैं इसमें आऊंगी मैं, ऐसा भी मैंने नहीं सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल। शायद यही वजह है कि भाई आपको हैदराबादी सितारे के लिए आना है, तभी तो आप आर्टिस्ट बन गई। वो शुरुआत हुई थी 43 साल 43 इयर्स 44 इयर्स पहले। जी 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 जी, जी। चलिए अभी मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, वो ये कि एक दौर था जी, ड्रामों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। हाँ। लेकिन जब से हमारी ज़िंदगियों में टेलीविज़न ने घर कर लिया, फिर अब हम जो देखते हैं सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। जी। आप किस तरह इसको देखती हैं? इस बदलाव को जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि स्टेज आज भी मेरी पहली पसंद है। आज भी मेरी पहली पसंद स्टेज है। और मैं कहूँगी आपसे कि स्टेज शोज़ करने के लिए मैंने कई फिल्में और कई सीरियल्स मैंने छोड़ दिए। आज भी मुझे स्टेज बहुत पसंद है। और स्टेज का वो जो दौर, स्टेज का जो दौर वो था, रेडियो का जो दौर था, जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने किया है, वो एक हमारे हैदराबादी आर्टिस्टिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में वो एक गोल्डन ईरा था। अरे क्या है जी मेरे जान? इस वक्त मैं आसमानों पे उड़ रहा हूँ मेरी चांदनी, बहुत ऊपर हूँ। सही। तुमको अंदाजा नहीं है, कभी चांद पाँव में आ जा रहा है तो कभी सूरज को सर लग जा रहा है, कभी सितारे हाथ से टूट के नीचे गिर जा रहे हैं। क्या करूँ बोलो, क्या चाहिए तुमको बोलो? ये देखो, चांद तारों का देखो तो इतने ऊपर है तो। बहुत ऊपर। सही बोल रहे, क्यों मजाक नहीं कर रहे? बिल्कुल सही है। हाँ? हाँ। ये देखो, यहाँ पे तक बोलते थे चांद लेके आता हूँ, सितारे लेके आता हूँ, अब तुम सही ला सकते समझो। दीवानी औरत जमीन के बहता जमीन पे ही रहने दो। वो जो दौर था, वो दौर मैं नहीं समझती कि फिर से कभी आएगा, या वैसे डायरेक्टर और वैसे मतलब काम लेने वाले आर्टिस्ट और काम करने वाले आर्टिस्ट फिर हैदराबाद में आएंगे। क्योंकि अब तो स्टेज तकरीबन हैदराबाद से ख़त्म ही हो चुका है। अब तो सिर्फ ये टीवी का और यूट्यूब का और व्हाट्सएप का, ये सब इनका दौर है अब। मतलब जिफी में, मतलब 1 मिनट में आदमी मशहूर हो जाता है और उसको ऑडियंस भी मिल जाती है, लाइक्स भी मिल जाते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है अब कि भाई वो इतनी मेहनत करे, 1-1 महीना रिहर्सल कर रहे हैं और उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस होगा, और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नहीं समझती कि आज का यंग जनरेशन उतनी ज़्यादा मेहनत के लिए तैयार है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके, दूसरी चीज़ें बहुत आसानी से अब मैसर हो गई हैं ना। तो दौर बदलता है और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, जो कि अब हुआ है। तो लेकिन देखिए आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जी, तो बहुत सारे आपने फिल्म किया, ड्रामे किया, न जाने इतने सारे स्टेज शो किए हैं। जी। आज के दौर आज के के जो दौर, आर्टिस्टों अच्छा। को आप देखते हैं, जी, तो आपके जहन में क्या चीज़ें पलती होंगी कि भाई आप लोगों ने भी काम किया, आज ये भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं,
आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? मैं फिर से यही अर्ज करना चाहूँगी कि आज के आर्टिस्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पहले करनी पड़ती थी हम लोगों को। मैंने कहा ना कि भाई एक एक महीना हम रिहर्सल करते थे, इंतज़ार करते थे स्टेज शो का, यहाँ से गांव-गांव जाते थे, बसों में लटकते हुए, ट्रेन के भरे हुए डिब्बों में खड़े होके भी जाते थे। लेकिन वो एक जुनून था, एक पैशन था। वो अब नहीं है वैसा। अब तो स्टेज मतलब लोगों के लिए उतना, मतलब अब स्टेज से गुरेज भी करते हैं लोग कि कहाँ एक महीना रिहर्सल करो फिर वो स्टेज करो। तो फिर दूसरी सबसे बात ये अच्छी समझिए या बुरी समझिए, पैसा उतना नहीं मिलता स्टेज में, क्योंकि अब महीना भर स्टेज रिहर्सल जो कर रहा है तो वो आपको पैसा तो नहीं मिलता। लेकिन जो स्टेज करना चाहता है, जो रियल आर्टिस्ट है, उसके लिए वो पैशन जो मायने रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ही जानता है जिसको स्टेज का शौक है। वरना एक यहाँ पर कड़वा सच ये है कि पहले के दौर में जो क्रेज था, हाँ, जो जुनून था, आज के आर्टिस्ट में नहीं है। और नहीं है, जमाने की तब्दीली भी है। फिर ये हकीकत भी यही है कि कड़वा सच ही है, लेकिन पैसा भी नहीं है। पैसा भी हमारे जमाने में उतना नहीं था, उतना नहीं, बिल्कुल ही नहीं के बराबर ही था। फिर क्यों काम किया आप लोगों ने? वही शौक है। मतलब वो कि चाहे पैसा दो या मत दो, कोई ये नहीं पूछता था कि भाई एक महीना हम रिहर्सल कर रहे हैं, हमको पेमेंट क्या मिलेगी। नोबडी आस्क्ड, क्योंकि वो था कि भाई वो जुनून मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं बोलना चाहूँगी कि आज भी अगर मुझे बगैर पैसा दिए एक महीना रिहर्सल करके कोई स्टेज करवाता है तो आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे अभी भी, मैं करूँगी। उतना पैशन है आपके पास। उतना पैशन है। और वो एक जो कनेक्टिविटी जो ऑडियंस से जो हो जाती है, उसमें उसका मजा अगर लग गया ना तो फिर वो आदमी पैसों के पीछे नहीं जाएगा। वो गाना है ना, लहू मुँह लग गया। सही बात है। जी। लेकिन एक चीज है, जब आपने बताया कि भाई उस दौर में एक महीने तक आप लोग रिहर्सल करते थे, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिस्टों के पास भी उतना टाइम नहीं है। और फिर आज जो चीज़ें आती है वो पल भर में ख़त्म हो जाती है। शायद इसका रीज़न ये भी है। आप क्या मानती हैं? नहीं, बिल्कुल है। मतलब जो भी चीज़, जैसे स्टेज भी हम करते थे, एक महीना रिहर्सल करके हम शो परफॉर्म करते थे, 2-4 दिन में लोग उसको भूल जाते थे। लेकिन हमारे कुछ प्लेज ऐसे थे, जैसे कि एक आर्टिस्ट को पैशन है स्टेज करने का, वैसे ही ऑडियंस में भी कुछ ऐसे पैशनेट लोग होते हैं जो सिर्फ स्टेज ही देखना चाहते हैं, और जो उन किरदारों को मतलब टच वुड, मैं बोलूँगी कि मैं एक दिन में 3 दिन रिहर्सल करती थी प्लेस के, और मेरे हर प्ले का एक अलग ही किरदार होता था, अलग ही वो होता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कुछ प्लेज रेडियो के ऐसे हैं, कनखजूरा और दूसरे बहुत सारे प्लेज मेरे ऐसे हैं रेडियो के, जो मैं किसी दावत में जाऊं तो बड़ी बूढ़ियाँ आके मेरे से बोलती थी कि बेटी प्लीज़ वो लाइन ज़रा बोल के सुनाओ, तो ये बहुत एजाज़ की बात है कि कोई रेडियो सुन के आपको इतना याद रख रहा है कि आपसे मतलब वो फरमाइश कर रहा है कि आप उसके बारे में बोले। और दूसरी बात ये कि हम गांव खेड़ों में जाते थे ये कंपटीशन के लिए, हिंदी प्रचार सभा के कंपटीशन, हिंदी सप्ताह का कंपटीशन, परिषद तेलुगु के, स्टेज करती थी मैं तेलुगु, जाते थे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, गांव खेड़ा जहाँ पे चिराग जला के लोग रहते हैं बहुत अंदर, वहाँ पे भी वो लोग मेरा नाम प्योरली आयशा जलील बोल के पुकारते थे। तो वो एक सच्ची खुशी है। तेलुगु स्पीकिंग, जो कि सही से उर्दू बोलना नहीं जानता, कुछ नहीं, आपका नाम अगर पुकार रहा है तो आई डोंट आस्क मोर, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शायद वही जुनून था कि आप एक महीने तक रिहर्सल किया करते थे और फिर प्लेस नहीं। एक बात यह है कि जिस तरह रिहर्सल्स होती थी लगातार, ये शोज मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में हुआ करते थे, है ना। आज ऐसा नहीं है। आज देखिए सोशल मीडिया के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं और वक्तिया तौर पर ख़त्म भी हो जाती हैं, है ना। क्योंकि उनमें वो ठहराव नहीं है। हम मतलब एक महीना रिहर्सल करके एक प्ले करते थे, दूसरी बार अगर वो प्ले रिपीट होता था तो फिर 1 हफ्ते की रिहर्सल करते थे। ये नहीं कि भाई आप कर लिए, चलो आज स्टेज पे चढ़ जाओ और कर लो, ऐसा नहीं, क्योंकि हमको उसमें परफेक्शन चाहिए था।
सही अब है। आज का ज़माना तो देखिए, हम जैसे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हम यहाँ पे रोक देंगे, हम फिर से रीटेक करेंगे। लेकिन स्टेज का मामला वो नहीं है, तीर छुटा तो कमान से फिर वो वापस नहीं आता। सही बात है। तो वो जो मज़ा है, वो आपने भी तो बहुत से स्टेज किए जी हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, तो आपको भी बिल्कुल पता है इस बात का। बहरहाल बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की बहुत ही सीनियर मोस्ट फनकारा आयशा जलील जी से, जो हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाई। ब्रेक से पहले आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई, उस दौरान आपने ड्रामों के मुतालिक बताया। तो मैं एक सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि सोशल मीडिया या दूसरी मसरूफियत की चलते नई नस्ल थिएटर से दूर होती जा रही है। तो आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप अपने तजुर्बे से बताइए कि इनको जोड़ने के लिए हम क्या इक़दामात हमको करने चाहिए। सबसे पहले तो थिएटर से ही नहीं, हम अब किताबों से भी दूर होते जा रहे हैं। पहले हम किताबें पढ़ते थे, कोई भी लिटरेचर हो, ड्रामा हो, चाहे बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, पहले हम किताब पढ़ते थे। अब हमको अगर कोई चीज़ जाननी है तो हम गूगल सर्फ करते हैं। तो हम लिखने की और पढ़ने की आदत हमारी चली गई है। तो और मतलब यहाँ तक कि हम लोगों से इंटरेक्ट भी, अब जैसे पहले कोई बीमार खुदा न खास्ता हो जाता था तो हम फ़ौरन से पहुँच जाते थे अयादत के लिए, लेकिन अब सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि भैया आप जल्दी अल्लाह सेहतियाब करे, आपको कैसे हैं आप, क्या है, और हो गई बात ख़त्म। तो अगर आप किताबों से दूर रहेंगे, अगर आपको पढ़ने लिखने की आदत ही नहीं रहेगी, तो आप ड्रामा कैसे पढ़ेंगे? ड्रामा तो पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको हम सोचते हैं कि भाई हम इसको स्टेज करेंगे, अब इसके बाद में हम सोचते हैं कि भाई इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी अपने यंग जनरेशन को ये बोलना कि प्लीज़ पढ़ना सीखिए, पढ़ने की आदत रखिए, लिखने की आदत रखिए। नहीं, व्हाट्सएप भी कीजिए, मैसेज भी कीजिए, लेकिन कभी कभी ख़त भी लिख दिया करिए। खत भी लिख, वो याद होगी वो खुशबूदार खत जो होते थे जिनमें गुलाब के फूल तो वो सब आपके दौर की बातें हैं जी, हमारे दौर की बातें हैं तो सही है, लेकिन वो जो दौर था उसको फिर से वापस अगर आप लाएंगे तो ही ड्रामा आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आएगा। पढ़ने लिखने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। और बड़े लोगों ने कहा है कि भाई किताब ही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं आपके। किताब से जो नॉलेज हमको मिलती है, जो हम मतलब वो अपनापन हमारा रहता है, आप किताब को लेके आप सीने पे खोल के रख के आप रात भर आप आराम से सो सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन को रखेंगे तो बास टाइम वो ब्लास्ट भी हो सकता है, तो इतना खतरनाक है सही है। तो अगर आप ड्रामों के करीब जाना चाहते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए, अच्छे ड्रामे पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, तो फिर बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, आपने जिन प्लेज में जिन ड्रामों में काम किया उसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने जो देखा है आप स्टेज पर फिल्मबदी भी बोला करती हैं और कभी कभी आपके हाथ में झाड़ू हुआ करती थी। तो आप कई आर्टिस्टों को अपने फ़न के ज़रिए और झाड़ू के फ़न से भी आपने बहुत पिटाई की है, तो उस बारे में बताइए। फ़न के ज़रिए, फिर दे दनादन के ज़रिए ये बात तो मैं एतराफ़ करना चाहूँगी आज टीवी पे कि बहुत सारी मतलब जो खुन्नस से जो भड़ास होती है जी जी, वो मैं झाड़ू के ज़रिए से
अच्छा स्टेज पे अपने साथी आर्टिस्टों के ऊपर निकाल लिया करती थी। अच्छा। जब वो मतलब मुझे ये करते थे कि आयशा ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे तुम गलत कर रही हो, मतलब मुझे लगता है कि ये मुझे जानबूझ के डांट रहे हैं ताकि ये इनको लगे कि ये डायरेक्टर है और मैं आर्टिस्ट हूँ। है ना, ठीक है आपने जैसे कहा, हाँ देखो स्टेज के ऊपर में जोर से मारना नहीं, हाँ बस तुम ऐसे करो मैं कर लूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे कैसे नहीं ऐसा। अब जैसे ही वो जाते हैं तो बेचारे स्टेज पे तो कुछ बोल नहीं सकते, तो मतलब वहाँ पे तो झाड़ू की काड़ियाँ टूट जाती थी। तो कितने आर्टिस्टों की आपने पिटाई की है, वो थोड़ा सा खुलासा कीजिए। पहले नंबर पे आते हैं, माजरत के साथ मैं माफी चाहूंगी, दौलत राम साहब है। अच्छा। हमारे मुनव्वर मुख्तसर है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी उनको उनके साथ ऐसा करना। लेकिन एक तो आर्टिस्ट और फिर वो इतने अच्छे आर्टिस्ट, तो मुझे उतनी अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर वो लोग कैसे बेचारे। सही है सही है। तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या? अरे इसमें समझने की क्या बात है? क्या मैं क्या कहा? बहरहाल ये तो हज़राए मजाक मैंने जी, आपसे सवाल किया था, जी। लेकिन आप सिनेमा से भी जुड़ी रही। जी हाँ। और आपने मुख्तलिफ ज़बानों में अपने फ़न का जादू जगाया, लेकिन शायकीन ने भी काफ़ी पसंद किया। कितनी डिफ़िकल्टी होगी मुकाले में अदा करने के लिए, क्योंकि आपने तेलुगु भी किया, हिंदी भी किया, तमिल भी किया, थोड़ा सा बताइए। भाई हमारे आलोक ने एमए पास किया है, कई लड़की वाले चक्कर काट रहे हैं, एक पार्टी तो 3 लाख तक देने को तैयार है। तेलुगु, हिंदी और तमिल तीनों लैंग्वेजेस में मैंने किए। हिंदी तो खैर प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए, लेकिन तेलुगु भी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए इसलिए नहीं था क्योंकि मैं तेलुगु प्लेज करती रही हूँ। तेलुगु प्लेज अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का बहुत मशहूर ड्रामा है शकुंतला बोल के, तो शाकुंतलम मैं हिंदी में भी करती थी एज वेल एज मैं तेलुगु में भी करती थी। दोनों लैंग्वेज में मैं ये ड्रामा करती थी, और उसमें तेलुगु के साथ साथ संस्कृत भी बोलनी पड़ती थी, और जिसको पदालू बोलते हैं, जो मतलब एक छोटे छोटे 4-6 लाइन के ऐसे गीत होते हैं जो बीच में गाने भी पड़ते थे, तो वो तेलुगु में और संस्कृत में गाने पड़ते थे। तो तेलुगु भी मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। तमिल अलबत्ता जो लेट लेजेंडरी एमजीआर साहब हैं, उनके साथ मेरा एक छोटा सा रोल था तमिल का, तो उसमें मुझे पहली बार बहुत दिक्कत आई थी। एक तो वो इतने लेजेंडरी कि उनका ऑरा इतना बड़ा था, वो सामने बैठे और मुझे उनके सामने बोलना था, तो वो पहली बार मुझे दिक्कत आई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी टेक्नोलॉजी की। अच्छा। जैसे कि अभी आप मॉनिटर पे आप अपने आप को देख सकते हैं, अगर आप गलती करें तो उसका रीटेक कर सकते हैं, अपना मेकअप चेक कर सकते हैं, अपने मतलब डायलॉग डिलीवरी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जब 83 में मेरा पहला सीरियल आया था, परमानंदिया शिष्युलु कथा, तेलुगु का, जो बहुत ही फेमस, जिसमें सोमयाजुलु साहब थे शंकराभरणम वाले, वो था। तो उसमें क्या था कि हम मॉनिटर पे नहीं देख सकते थे, मॉनिटर पे नहीं। और बात ये भाई, वो जब अपना सीन आपका जब होता था 6 बजे के बाद में लाइट चली जाती थी, तो 6 बजे के बाद में अगर आपको आधा सीन आज हुआ है, आधा सीन कल सुबह होना है, तो वो आपको पूरी कंटिन्यूटी याद रखनी पड़ती थी कि आप कहाँ खड़े थे, आप क्या पहने थे, आप कहाँ देख रहे थे, आप क्या मतलब आपके आंसू कहाँ तक ढले थे, आपके होंठ कैसे थे, आप मतलब ये सब याद रखना पड़ता था। ये सब याद रखते हुए आपको दूसरे दिन फिर वही आधा सीन पूरा करना पड़ता था, तो इसमें बहुत मुश्किल आती थी। और क्लोजअप्स खास करके, जैसे कि आज तो क्लोजअप जब चाहे जब ले लेते हैं, तब नहीं हुआ करता था। क्लोजअप सारे उठा के रखते थे, सुबह जिसका क्लोजअप बाकी रहते थे वो उनको सुबह 7 बजे सबसे पहले आना पड़ता था, ताकि वो धूप निकलने से पहले उसमें आपके फ्रेश क्लोजअप्स लिए जाए। तो ये सब चीज़ें थी जो उस ज़माने में बहुत मुश्किल थी। हम अपने आप को सिर्फ डबिंग के टाइम ही देख सकते थे कि हमने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, हमको तभी देखने को मिलता था। और फिल्मों में तो खास करके क्योंकि वो होते थे, कैंस होते थे, मटेरियल उनका रॉ मटेरियल होता था, तो हम जैसे आर्टिस्टों को तो रीटेक का कोई सवाल ही नहीं। वहाँ पे आप 10 बार रिहर्सल करो, लेकिन टेक में आपको सही बोलना है, 1 टेक में देना है आपको, नहीं तो फिर आपका नाम बदनाम हो जाता है कि भाई बहुत से रीटेक होते हैं, इनके पीछे बहुत सी फिल्म खराब होती है वो। और तीसरी बात ये थी, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग जो जब था,
अब आप रो रहे हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं मुझे माफ कर दो, ये करो, और वो रील की आवाज आती थी टर करके। जैसे ही एक्शन बोलते वो कैमरा बोलते टर, फिर आपको मैं ऐसे में वैसे वो बीच में वो टर टर वो भी सुनना पड़ता था, सुनना पड़ता था, बहुत इरिटेटिंग होता था। माँ, माँ, क्यों रो रहा तू? हाँ? क्यों रो रहा तुम? अगली चुप छोड़। लेकिन वो दौर भी दौर था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस दौर से हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है कि वैसे आपने जो है हिंदी की बहुत सारी फिल्में की है। जी हाँ। कोई ऐसी फिल्म जो आपके लिए यादगार साबित होगी हो, आपके रोल के ज़रिए जो शायकीन ने काफ़ी पसंद किया हो, उस बारे में ज़रूर बताइए। हिंदी का ये होता था कि लोग मुंबई से यहाँ आते थे। अच्छा। अपना पूरा लेके, मतलब यहाँ पे वो ऐसे आर्टिस्ट ढूंढते थे जिनका रोल बहुत कम होता था। अच्छा। क्योंकि उनको हमारे बारे में मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हिंदी में तो मेरे बहुत कम फिल्में हैं, लेकिन जैसे लवकुश जिसमें जितेंद्र जी, जयाप्रदा जी ये सब थे, उसमें मैंने कैकेयी का रोल किया था। 3 माता होती है राम जी की, तो मैंने कैकेयी का रोल किया था। फिर पाताल भैरवी मैंने जयाप्रदा और जितेंद्र जी के साथ में की है, और फिर सदा सुहागन श्रीदेवी जी के साथ में और प्राण साहब साथ। दादाजी गुजर गए? हाँ जी। जमुना तुम चलो, हम लोग अभी आते हैं। वैसे इन लोगों के साथ मैंने आए गए रोल्स बहुत से किए हैं। छोटे मालिक दिन रात 24 घंटे शराब में डूबे रहते हैं, न कुछ खाते हैं न ही अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। कुछ रह गए हैं, कुछ तो बिल्कुल मतलब एडिटिंग में पता चला कि भाई ज़रूरी नहीं है तो चलो कट हो जाते थे। हाँ, तेलुगु फिल्म में अलबत्ता मैंने मतलब कोई ऐसा लेजेंडरी आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैंने नहीं की हो। जैसे NTR साहब हैं, उनके डायरेक्शन में मैंने फिल्म की है। मैं कौशल्या बनी थी वो उनके डायरेक्शन में। कृष्णा साहब के डायरेक्शन में पद्मालय की मैंने बहुत सी फिल्में की है। विष्णु है, बालचंद्रुडु मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि उसमें महेश बाबू चाइल्ड आर्टिस्ट थे। अच्छा। और पच्चनी संसारम जो कृष्णा जी की गोल्डन जुबली फिल्म थी, तो वो फिल्म, और बहुत पद्मालय की प्रोडक्शंस अन्नपूर्णा के, और अब तो खैर वो ETV हो गया, पहले वो उषा किरण मूवीज़ हुआ करता था, तो उनकी फिल्में और उनके सीरियल्स मतलब, और तकरीबन NTR साहब है, नागेश्वरराव साहब हैं, कृष्णा जी है, और अब हाल ही में मतलब हाल ही क्या मतलब जैसे प्रकाश राज हैं, और प्रभास के साथ तो हमने तेलुगु सीरियल किया पहले। अच्छा। प्रकाश राज के साथ में मैंने सीरियल किया पहले जब आए थे मद्रास से, तो सभी के साथ में काम किया है। और मुझे मतलब तेलुगु में ज़्यादा मैंने काम किया, हिंदी में काम कम मिला है, क्योंकि हिंदी के सीरियल्स मैंने ये जो है ज़िंदगी तनुजा जी के साथ में किया था। फिर हिंदी के जैसे यहाँ के लोकल अपने होते थे वो सब ओके, लेकिन तेलुगु में मैंने बहुत काम किया है, तेलुगु सीरियल्स और तेलुगु फिल्में। जी बिल्कुल। लेकिन आयशा जी, एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि जब आप एक फ़िल्म के लिए काफ़ी तैयारी के साथ जाती हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आती हैं, जब फिल्म रिलीज़ होती है अपने आप को जब नहीं देख पाती, वो आपका रोल कट हो गया है, तो एक आर्टिस्ट के लिए कितना परेशान कुन मरहला होता है, देख के कितना अपसेट होता है एक आर्टिस्ट, उस बारे में बताइए। दिक्कतें तो इतनी होती है कि मतलब समझिए कि डूब मरने की बात हो जाती है, क्योंकि एक फिल्म आप अभी जितेंद्र जी और जयाप्रदा जी हैं, उसमें श्रीदेवी हैं, उनके साथ में करके आ रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप सबको बोलते हैं, नहीं आप सबसे बोलते हैं कि जानी भाई मैंने इन लोगों के साथ में फिल्म की है, के बी जानी साहब आप जानते हैं श्रीदेवी के साथ में, ये उनको बोल दिया, इनको बोल दिया, सब गए ग्रुप के साथ देखने के लिए फिल्म, वहाँ पे आप है ही नहीं, फिर तो आपको जगह नहीं मिलती, बिल नहीं मिलती आपको कि आप उसमें घुस जाए। तब आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैनेज क्या करते भाई, वो लोग ही बेचारी जो साथ चलते वही दिलासा देते कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं दूसरी फिल्म में हो जाएगा, होता है ऐसा, कट हो जाता है पास टाइम। यार वो बहुत ही तकलीफ दे बात होती है। लेकिन एक अच्छा ये रहता है कि भाई काम हो ना हो, बाद में तो हमारा ये हो गया था, काम हो ना हो चेक आ गया बस। अच्छा, जिन लोगों को आप फिल्म में है या फिल्म में ये रोल अदा कर रही हूँ, आपके जितने भी साथ के लोग होते हैं और उनका टिकट आप लेती हैं या फिर वो खुद टिकट लगा के आते थे?
क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट होता है, हाँ, वो जो खुशी के लम्हात होते हैं, आदमी खर्चा भी करता है, बिरयानी भी खिलाता है, अपनी फिल्म भी बताता है। जैसे हमारे मतलब जैसे कोलिग्स होते हैं, जैसे मर्द हजरात जो होते हैं, उनके साथ में 2-3 लेडीज होती हैं सिर्फ हम लोग, तो बज़ाहिर वही लोग टिकट लेते थे। अच्छा। वही लोग टिकट लेते थे। फिर जब मैं गमज़दा होके रोने को हो जाती थी तकरीबन, तो चाय भी पिला देते थे, कभी बर्गर भी सब मिल गया। तो हाँ। यूं हुआ कि आप हर फिल्म में वो आपका सीन कट हो गया है तो आपको फायदा होता था। हाँ, एक तरह से ट्रीट ही मिलती थी। सही बात है। लेकिन तकलीफ तो होती थी कि बेशक, सही बात है। हाँ। काफी मेहनत होती थी। देखिए आना जाना, फिल्म के कैमरे के सामने जी, उतना वक्त गुजारना। राज बब्बर साहब हैं, सुनील शेट्टी साहब हैं, अच्छा। इन लोगों के सबके साथ में मैंने किया है, और बहुत सी फिल्मों के मुझे अब तो नाम भी याद नहीं है। बिल्कुल। छोटे छोटे रोल्स, मैंने कहा ना कि हैदराबाद जब आते थे वो लोग तो बिल्कुल नॉमिनल कैरेक्टर ही देते थे हमको, बड़े रोल इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनको हमारे बारे में पता नहीं है। श्याम बेनेगल साहब जो है, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। जब वो हैदराबाद आने को होते थे तो फ़ोन करके पहले ही बोल देते थे, आयशा तेरे लिए मैंने ये रोल रखा हुआ है, तुझे इन डेटों पे मेरे साथ काम करना है। मैंने उनके साथ अमरावती की कथाएं की हैं, रघुवीर यादव, ये वीरेंद्र सिन्हा और ये सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में जाके अमरावती में 2-2 महीने का हमारा शेड्यूल होता था, वो की है मैंने उनके साथ में। और हरी भरी फिल्म की है, वेल डन अब्बा की है, और वेलकम टू सज्जनपुर उनके साथ वो पहले से बोल देते थे। उनकी फिल्म में तो मतलब ये है कि श्याम बेनेगल साहब की फिल्म में एक अगर आपका क्लोजअप भी लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। सही बात। खास करके मैं समझती हूँ, मेरे लिए, मैं तो समझती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत काम दिया है। और मैंने बहुत, एक जंध्याला तेलुगु के डायरेक्टर थे, उनके साथ भी मैंने बहुत सी, मतलब पहले की कॉमेडी फिल्म जो तेलुगु की होती है वो मैंने बहुत की है। सत्याग्रहम बोल के एक हम फिल्म कर रहे थे, 1 महीने के लिए हम गुंटूर में थे, तो हमारे रूम के, हमारे होटल में ही मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी जी भी ठहरे हुए थे। अच्छा। एक वो बात है कि भाई हम उनके साथ होटल में ठहरे थे, हम भी 1 महीना। तो वो फिल्म भी मेरी बहुत अच्छी है, ज़्यादा चली नहीं बट उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था। वैसे आपने हैदराबादी मूवी भी किया है। जी हाँ, 1-2 फिल्म कुछ मैंने जो देखा है। लाला बोला शादी करे तो चकले लग जाते। तेरा और तेरे लाला का मुर्दा एक साथ निकालती हूँ मैं, क्या समझ रहा तू? अच्छा, जब आप इतनी सारी फिल्में की हैं और जब आप उस दौर की फिल्मों में और आज जो बनाई जाने वाली फिल्म में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत फ़र्क है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। फिल्म के बनाने के तरीक़े में और फिल्म बनाने की टाइमिंग में और आर्टिस्टों की मतलब एक्टिंग के मेथड में, सब चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया है। सब चीज़ों में मतलब वो डेवलप हुए हैं बहुत सारा। वही जैसे मैंने कहा ना कि वो उतने ज़्यादा मेहनत, उतने ज़्यादा एंगल का ख्याल, ये ख्याल वो ख्याल जो था वो नहीं। आजकल मतलब ये बहुत टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है एक तरीके से। मेहनत तो हर जगह है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। लेकिन आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो सिर्फ 1.5 घंटे की हुआ करती है। हाँ जी। उस दौर में 3 घंटे 2 इंटरवल 3.5 घंटे। हाँ। और लोगों के पास टाइम भी था। आज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अब हर कोई इतनी काम सारी कर रहा आसानियां है आ गई। हाँ, हर कोई मसरूफ है। जब घर का एक ही फर्द काम करता था, बाकी कोई नहीं, और सैटरडे संडे मतलब किसी एक दिन फिल्म देखने जाना ही जाना, वो एक ही जरिया था कि भाई आउटिंग के लिए। पहले लोग इतनी ज़्यादा होटलिंग नहीं करते थे, रेस्टोरेंट्स नहीं जाते थे लोग, अब तो मतलब चले जाते हैं सब मिलके। पहले वो फिल्म ही एक जरिया था कि जिसको हम देख सकते, क्योंकि टीवी भी नहीं था घर में। टीवी में सिर्फ वो कृषि दर्शन आता था, टॉन न करके, वो भी उसमें भी मतलब चित्रहार जब आता था तो उस दिन ईद हो जाती थी। चित्रहार के लिए कोई जरिया ही नहीं था। अब तो आप मतलब दीवान खाने में, बेडरूम में, हर जगह जहाँ चाहो आप सिर्फ बटन दबा के पूरी दुनिया की खबरें आप देख लीजिए, हर फिल्म आप देख लीजिए, जो कोई आर्टिस्ट क्या कर रहा है, उसकी कब शादी हुई, कहाँ हनीमून हुआ, कब वापस आए, कब क्या है, वो सब आपको 1 मिनट में एक बटन दबाने से पता चल जाता है। जब ऐसा नहीं था, जब तो इंतज़ार करते थे कि भाई कोई फिल्म रिलीज़ होगी तो लड़ाई झगड़े हो जाते थे, लाइनों में खड़े खड़े मतलब हो जाता था, मारम पीटी हो जाती थी। देखिए
तब की फिल्में हाँ, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली। प्लैटिनम जुबली, मुगल आजम तो आपको याद होगी, शायद नहीं भी होगी, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे या बहुत छोटे थे। तो लोग मतलब टिफिन तोशा लेके वहाँ पे पहुँच जाते थे। यहाँ मियाँ लाइन में खड़े हैं, बीवी घर जाके फिर खाना पका के फिर उनके लिए लेके आती थी कि भाई ये इतना मतलब शौक था, एक जुनून था। अब कहाँ है? अब नहीं है, क्योंकि वो अब हैंडी हो गया है ना, सब कुछ हैंडी हो गया है, तो उसकी वैल्यू भी बिल्कुल जैसे जीरो हो गई, जीरो। सही है। बहरहाल आप आई, इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि जो लोग एक्टिंग फील्ड को अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहती है, उन आर्टिस्टों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं नए लड़के लड़कियां जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए चाहे वो एक्टर बनना चाहता हो, सिंगर बनना चाहता हो, म्यूजिशियन बनना चाहता हो, पेंटर बनना चाहता हो, व्हाटएवर यू वांट टू बी, लेकिन उसके लिए अंदर से खुदादा सलाहियत होनी चाहिए, तो ही हम उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉलिश करके निखार के पेश कर सकते हैं। अगर वो अंदर हमारे वो नहीं है, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मतलब लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिनके बेटे या बेटियां आई हैं इस फील्ड में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और इस चीज़ को रेस्पेक्ट करें, और इस चीज़ को सीरियस लेके अगर आप काम करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है, और साथ ही साथ मैं अपने सभी सामाईन का, नाजरीन का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों की तरफ से इतनी मोहब्बत, इतनी अपनाहियत मिली है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपका एहसान है मेरे ऊपर कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया, और मैं चाहूँगी कि आप लोग जब भी मुझे याद करें, मुस्कुराते हुए याद करें, ताकि आपकी मुस्कुराहट दुआ बनकर मुझे लगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफ़िज़। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।